नमस्कार दोस्तों। आज एपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम अपना टॉपिक लेकर चलते हैं जीवों का वर्गीकरण। डाइवर्सिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, क्या जीवों के वर्गीकरण के बारे में पहले समझते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। पृथ्वी पर आप जानते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में आपने सोचा कभी देखा। जहां हम एक ओर सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया को देखते हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा है, और वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीली वेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते। इनकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करते हैं और उन्हें विभिन्न वर्गों, समूहों, उपवर्गों में बांटते हैं। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। बात आती है वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए, जीवों के समूहों के वर्गीकरण का जो प्रयास है वो बहुत प्राचीन समय से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही हम ही लोग कोई वर्गीकरण के बारे में बात करें, ये बहुत प्राचीन समय से हो रहा है। सबसे पहले यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने जीवों को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक प्लांट्स, एक एनिमल्स। फिर आगे चल के उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर जब एनिमल्स की बात आई तो एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उनमें वो 3 पार्ट्स थे, स्थल, जल और वायु। यानी स्थल, जो स्थल में ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु थे वो स्थलीय जीव कहलाए। जो पानी में रहने वाले जीव जंतु थे उन्हें जलीय जीव कहा गया, और जो वायु में रहने वाले जीव जंतु थे उन्हें वायवीय जीव कहा गया। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि समुद्र में रहने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। इनमें कुछ प्रवाल होते हैं, कुछ व्हेल होते हैं, कुछ ऑक्टोपस हैं, कुछ स्टारफिश हैं, कुछ बड़ी सी शार्क हैं। ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है कि ये एक जगह पर रहते हैं, ये सिर्फ जल में रहते हैं। सिर्फ इस आधार पर कि ये कहाँ रहते हैं, आवास के आधार पर डिवाइड करना, तो ये पढ़ने के लिए बहुत ही लेंथी हो जाता। इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई और डिस्क्राइब देती। जीवों की वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए भी हुई कि इसके वर्गीकरण से हम लोगों को जीवों की डाइवर्सिटी की समानता को समझने में आसानी हुई। किसी भी जीव की पहचान करने पे, आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हुई, और जीवों का स्टडी करने में, एक ग्रुप के जीव का स्टडी कर लिया तो उस ग्रुप के अधिकतर जीवों की समानता उनके बिहेवियर के बारे में जानने में आसानी हो जाती है, टाइम की बचत होती है, और इससे प्राकृतिक संसाधनों के बीच और जीवों के मध्य में जो संबंध होता है उसको भी समझने में आसानी होती है। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। देखिए, अरस्तु के बाद बहुत से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वर्गीकरण किया जीवों का, लेकिन सबसे सटीक वर्गीकरण रॉबर्ट विटकर और कार्ल वोस का कहा जाता है, जिन्होंने सजीवों को किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया है, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे किंगडम, डिवीजन, क्लास, वर्ग,
गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जिनस, जाति, स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रमों में जीवों को विभिन्न लक्ष्यों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं, जो कि है जगत, स्पीसीज। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। विटकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिन्हें अब हम आज डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण 1969 में R.H. विटकर ने दिया था। इन्होंने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। इनके वर्गीकरण के आधार थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनेलिज्म, शारीरिक संरचना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन का तरीका, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इनके पहला जो इन्होंने किंगडम दिया वो था मोनेरा। आज मोनेरा के बारे में कि मोनेरा के जो जीव होते हैं वो ना तो संगठित केंद्रक रखते हैं और ना ही कोशिकांग होते हैं। ये उनके शरीर ना ही बहुकोशिक होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, किसी किसी में प्रेजेंट होती है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जगत में जो पोषण के स्तर होते हैं तो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक कोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इन जीवों का, इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो गमन के लिए, चलने के लिए सीलिया या फ्लैजिला नामक संरचनाएं रखते हैं। अब सीलिया होता है पैरामीशियम में। अगर एग्जाम्पल दें तो पैरामीशियम जो होते हैं उसमें सीलिया होते हैं, और फ्लैजिला की बात करें तो यूग्लिना जो प्रोटोजोआ से रिलेटेड है वो उसमें फ्लैजिला होता है गमन के लिए। और ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही तरह के होते हैं। इसके उदाहरण है एक कोशिकीय शैवाल, डायटम्स, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। थर्ड आता है आपका फंजाई, कवक। फंजाई मोस्टली विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। कई अन्य आतिथेय जीव के जीवित जीवद्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहा जाता है। इनमें से कई अपनी जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई और कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। उदाहरण है ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ यूकैरियोट्स हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं, मतलब परपोषी हैं। सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल मशरूम। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, हेटेरोफिलिक होते हैं, और सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन और मेड ऑफ। नेक्स्ट है प्लांटी यानी कि पादप जगत। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा जाता है, क्योंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं इस पृथ्वी पर पौधे और जंतु। अतः इन उपवर्गों को बाद में कई खंडों में भी डिवाइड किया गया, बाद में कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था प्लांटी को और एनिमेलियास को। इसमें आप फिगर में भी देख सकते हैं प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सेल वॉल भी पाई जाती है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमेलिया वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, यानी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं।
जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, फिगर में भी दिया गया है कि जंतु जगत एनिमेलिया में बहुकोश मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, और अधिकांश जीव पे सक्रिय रूप से चल फिर सकते हैं, यानी मूवमेंट कर सकते हैं। उनके पास मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स होते हैं। तो आज के वीडियो का सारांश निकल कर आया कि जो क्लासिफिकेशन है वो जीवों के अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे अध्ययन करने के लिए सुगम बनाता है। सेकंड है कि जो 5 किंगडम सिस्टम हमने पढ़ा, जो विटकर ने दिया था, उसकी अधिक मान्यता है और उसको ही सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वर्गीकरण में। और वर्गीकरण का जो हेरिडिटी है, जो क्रमबद्ध श्रेणी है, वर्गीकरण का जो क्रमबद्ध सिस्टम है वो है फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस तरह से हम वर्गीकरण को पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।